रेहाना फातिमा एक्टिविस्ट है, केरल की रहने वाली है। 2018 में सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की थी, तब काफ़ी चर्चा में आई थी। उस वक्त उनकी एक टॉपलेस तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। उसमें वो अपने हाथों में तरबूज पकड़े दिख रही थी। जमकर बवाल मचा था सोशल मीडिया पर, भयानक भला बुरा कहा गया था। ये बात थी अक्टूबर 2018 की। अब एक बार फिर रेहाना खबरों में है। इस बार उनका एक सेमी न्यूड वीडियो वायरल हुआ है। अश्लील क्या है? हो सकता है कुछ मुझे अश्लील लगे जो आपको ना लगे, ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन कानून की निगाह में अश्लीलता क्या है, इसकी सजा क्या है, समझेंगे आज आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। लेकिन सबसे पहले जानेंगे रेहाना का पूरा मसला। क्या दिख रहा है वीडियो में? रेहाना टॉपलेस है, बिस्तर पर लेटी है। उनके 2 छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी, उनके शरीर पर पेंटिंग कर रहे हैं। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक रेहाना ने 19 जून को फेसबुक पर यह यूट्यूब वीडियो शेयर किया था #BodyArtPolitics के साथ। रेहाना के मुताबिक उन्होंने ये वीडियो ये बताने के लिए बनाया था कि औरत को सोसाइटी के सामने अपने शरीर और सेक्स को लेकर ओपन होने की जरूरत है, उस सोसाइटी के सामने जहां सेक्स और न्यूडिटी को टैबू माना जाता है। कैप्शन में रेहाना ने लिखा कि औरत का शरीर, उसकी नग्नता 55 किलो मान से कहीं ज्यादा है। आगे लिखा कि औरतें अगर लेगिंग्स भी पहनती हैं तो पुरुषों को उत्तेजना हो जाती है, लेकिन पुरुष कैसे भी अपनी आधी टांगें खुली करके घूमता रहता है। उनके शरीर को लेकर कोई उन्हें जज नहीं करता। सेक्सुअलिटी से जुड़ी जानकारी लोगों को गलत तरीके से दी जा रही है। आगे उन्होंने कहा, जैसे सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है, वैसे ही पॉर्न भी देखने वालों की आंखों में होता है। कोई भी बच्चा जो अपनी माँ को नग्न देखता है कभी भी किसी औरत के शरीर को प्रताड़ित नहीं करेगा। इसलिए औरतों के शरीर और सेक्सुअलिटी को लेकर गलत धारणा बन गई है, उसे खत्म करने की वैक्सीन घर से ही शुरू करनी चाहिए। वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर जमकर बवाल हुआ, अभी भी हो रहा है। इधर केरल की थिरुवल्ला पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बीजेपी लीडर एवी अरुण प्रकाश की शिकायत पर मुकदमा हुआ। द न्यूज़ मिनट के मुताबिक 3 धाराओं के तहत केस हुआ। पहला, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 67, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक या अश्लील मटेरियल पोस्ट करने या शेयर करने पर लगती है। दूसरा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75, बच्चे के साथ क्रूरता के मामले में यह धारा लगती है। तीसरा, केरल पुलिस एक्ट की धारा 120, कम्युनिकेशन के किसी भी माध्यम से, चाहे कॉल, लेटर, मैसेज, ईमेल या मैसेंजर के जरिए किसी व्यक्ति के लिए बाधा खड़ी करना। ये केस दर्ज होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर कहा कि पॉक्सो यानी प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज एक्ट के तहत भी केस दर्ज होना था। इस पूरे प्रकरण के बाद रेहाना को बीएसएनएल ने बर्खास्त कर दिया, साथ ही सरकारी आवास खाली करने को नोटिस दिया। बीएसएनएल के मुताबिक उनकी जो कर्मचारी रही थी रेहाना, उनके पोस्ट से बीएसएनएल की छवि खराब हुई थी। अब बात भारतीय कानून की, इसकी नज़र में अश्लीलता क्या है, ये जानने के लिए मेरी साथी लालिमा ने सुप्रीम कोर्ट की वकील विजय लक्ष्मी से बात की। उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में अश्लील और अश्लीलता को स्पष्ट तरीके से डिफाइन अभी तक नहीं किया गया है। इसके मायने समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। फिर भी आईपीसी के कुछ सेक्शन इसकी बात करते हैं। आईपीसी का सेक्शन 292, इसके सबसेक्शन 1 में यह बताया गया है कि क्या अश्लील होगा। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि कौन व्यक्ति अश्लीलता फैलाने का आरोपी होगा। सबसेक्शन 1, कोई किताब, पैम्फलेट, पेपर, लेख, चित्र, ड्राइंग, पेंटिंग, कोई आकृति या किसी भी चीज़ को अश्लील समझा जाएगा जब वो कामुक हो या फिर कामुकता की अपील करता हो या फिर उसे देखने, पढ़ने, सुनने वाले यानी कि उसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को दुराचारी और भ्रष्ट बनाता हो। सबसेक्शन 2 के तहत कौन अश्लीलता फैलाने का आरोपी होगा? पहला, जो भी इस तरह की अश्लील चीज़ों को बेचे, किराए पर दे, बांटे, लोगों को दिखाए या किसी भी तरह से सर्कुलेशन में लाए या ऐसी चीज़ों को बनाए। दूसरा, कोई भी व्यक्ति ऐसी अश्लील चीज़ों का आयात निर्यात करे ये जानते हुए कि इन चीज़ों को आगे बेचा जाएगा, किराए पर दिया जाएगा या फिर सर्कुलेट किया जाएगा। तीसरा, कोई व्यक्ति अश्लील चीज़ों को बेचने, सर्कुलेट करने, लोगों तक पहुंचाने जैसे बिजनेस में शामिल हो या फिर ऐसे बिजनेस जिससे फ़ायदा हो रहा हो। कोई व्यक्ति किसी अश्लील चीज़ का प्रचार प्रसार करे, लोगों को अश्लील चीज़ तक पहुंचाने का रास्ता बताए। सज़ा क्या होगी? पहली बार अगर अश्लीलता फैलाने का दोष सिद्ध होता है तो 2 साल तक की सज़ा और 2000 रुपये का जुर्माना होगा। अगर दूसरी या तीसरी बार या उससे ज़्यादा बार व्यक्ति दोषी सिद्ध होता है तो 5 साल तक की सज़ा और 5000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।
लेकिन कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद यानी सेक्शन 292 के तहत मेंशन किए गए काम कोई करेगा लेकिन फिर भी अश्लीलता फैलाने का आरोप नहीं लगेगा। सब सेक्शन 2 के तहत ये अपवाद है। अगर अश्लीलता समझी जाने वाली कोई वस्तु का पब्लिकेशन या प्रोडक्शन लोगों की भलाई के लिए किया गया हो, जैसे कि साइंस की किताबें, पढ़ाई के लिए, लिटरेचर के लिए या फिर आर्ट के लिए। इसके अलावा अगर अश्लील समझी जाने वाली कोई चीज़ का मकसद धार्मिक हो, जैसे कि मूर्ति, ड्राइंग वगैरह, तो भी इसे अपराध की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। दूसरा, कोई मूर्तिकला यानी स्कल्पचर या किसी पत्थर पर उकेर कर बनाई गई कोई आकृति या कोई पेंटिंग जिसमें अश्लीलता नजर आ रही हो, लेकिन ये या तो मंदिर में रखे गए हो या फिर पुरातात्विक सर्वे में रखा गया हो, ये सब सेक्शन 292 के तहत अपराध नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये सब इतिहास को, कला को, धर्म को दर्शाते हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा 293 भी अश्लीलता से डील करती है। आईपीसी के सेक्शन 292 के तहत जिन चीज़ों को अश्लील बताया गया, वही चीज़ें अगर कोई व्यक्ति किसी 20 बरस से छोटे व्यक्ति को बेचता है, किराए पर देता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है या ये सब करने की कोशिश करता है, तो वो सेक्शन 293 के तहत आरोपी होगा। क्या सजा होगी? पहली बार दोष सिद्ध होने पर 3 साल तक की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना होगा। अगर दूसरी या उससे आगे भी कई बार वो व्यक्ति दोषी पाया गया तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही 5000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा। अब सेक्शन 294, कोई व्यक्ति अगर सार्वजनिक जगहों पर अश्लील हरकत करे, जैसे कोई भद्दे इशारे या कोई अश्लील गाना गाए, तब इस सेक्शन के तहत वो आरोपी होगा। क्या सजा होगी? 3 महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों ही। अब बात आईटी एक्ट का सेक्शन 67 की। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील मटेरियल पोस्ट करने या शेयर करने को अपराध माना गया है। यहाँ पर भी अश्लील चीज़ों की डेफिनेशन वही है जो सेक्शन 292 में बताई गई है, यानी कोई ऐसा मटेरियल जो कामुक हो या फिर कामुकता की अपील करता हो या फिर उसे देखने, पढ़ने, सुनने वाले यानी कि उसका इस्तेमाल करने वाले, उसे कंज्यूम करने वाले व्यक्ति को दुराचारी और भ्रष्ट बनाता हो। ये भी नोट करना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फैलाई गई अश्लीलता पर केवल आईटी एक्ट के तहत ही कार्यवाही होगी। इस पर आईपीसी का कोई दूसरा एक्ट नहीं लगेगा। सजा क्या होगी? पहली बार दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा और 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरे या उससे ज्यादा बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भारत में अदालतों ने अश्लीलता पर क्या क्या कहा है? भारतीय अदालत ने पहली बार रंजीत डी उदेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1964 के केस में अश्लीलता को डिफाइन किया था। यह केस था कि रंजीत का एक बुक स्टॉल था जहां पर एक किताब थी, लेडी चैटरलीज लवर। काफी विवादित किताब थी। इस किताब के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जिन्हें अश्लील कहा गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिसमें कोर्ट ने हिकलिन टेस्ट का इस्तेमाल किया। कहा कि अश्लील चीज वो है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दुराचारी और भ्रष्ट करती है जिसका दिमाग इस तरह की अनैतिक चीजों के लिए खुला हो। इसके बाद कोर्ट ने लेडी चैटरलीज लवर किताब की जांच की और ये नतीजा निकाला कि हिकलिन टेस्ट के तहत ये किताब अश्लील है। किताब को बैन कर दिया गया। अब सवाल, क्या है ये हिकलिन टेस्ट? थोड़ा पीछे चलिए। 1857 के आसपास, जगह यूनाइटेड किंगडम। 1857 में यूके में ऑब्सीन पब्लिकेशन एक्ट यानी अश्लील प्रकाशन अधिनियम आया था। यहीं से अश्लीलता पर मॉडर्न इंग्लिश लॉ की शुरुआत मानी जाती है। इसी दौरान एक आदमी जिसका नाम हेनरी स्कॉट था, उसने कुछ पैम्फलेट लिखे जिसमें उसने चर्च के खिलाफ कुछ बातें लिखी जिनको अनैतिक समझा गया। फिर उस पैम्फलेट पर एक जांच आयोग ने बैन लगा दिया। फिर स्कॉट ने एक कोर्ट में इसके खिलाफ अपील की। कोर्ट में बेंजामिन हिकलिन, जो एक वकील थे और जिनके पास किसी चीज को बैन या रद्द करने का अधिकार था, उन्होंने पैम्फलेट पर लगे बैन को हटा दिया। कहा कि स्कॉट का मकसद भ्रष्ट नहीं था, उससे केवल चर्च में भ्रष्टाचार से जुड़ी गतिविधियों को सामने रखा है। फिर क्या हुआ? हिकलिन के फैसले के खिलाफ भी अपील की गई और भी ऊपरी अदालत में। जस्टिस कॉकबर्न ने मामला सुना और फिर से पैम्फलेट पर बैन लगा दिया और कहा, अगर किसी चीज़ में कुछ ऐसा कंटेंट है जो किसी ऐसे व्यक्ति को दुराचारी और भ्रष्ट बनाता हो जिसका दिमाग अनैतिक प्रभावों के लिए पहले से ही खुला हो, वो चीज़ अश्लील होगी। बस यही है हिकलिन टेस्ट और इसी के आधार पर रंजीत डी उदेशी वाले मामले में किताब पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा भी कई सारे मामले कोर्ट पहुंचते रहे अश्लीलता के टॉपिक से जुड़े हुए। काफी अहम मामला था फिल्म बैंडिट क्वीन का। इसमें फूलन देवी की लाइफ की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में रेप और क्रूरता के सीन थे, इसे लेकर विरोध हुआ। 1995-96 की बात है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। तब कोर्ट ने ये फिल्म देखी और काफी अहम बात कही। जस्टिस जे भरूचा ने कहा कि रेप और क्रूरता के सीन अश्लील नहीं हैं, फिल्म के लिए जरूरी हैं, एक संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सीन्स को बिना सेंसर किए ही फिल्म को ए सर्टिफिकेट दे दिया जाना चाहिए।
अब कानून के एक्सपर्ट इसके बारे में क्या कहते हैं। वकील विजया लक्ष्मी इन सारे एक्ट्स और मामलों में आए फैसलों के आधार पर कहती हैं, भारतीय अदालतों ने इस तरफ कई बार इशारा किया है कि अश्लीलता का कॉन्सेप्ट समय के साथ बदलता रहता है। हो सकता है कि किसी वक्त पर कोई चीज़ अगर अश्लील मानी जा रही हो तो आगे चलकर वो अश्लील न मानी जाए। यहाँ से नोट करना जरूरी है कि फिल्में, तस्वीरें, पेंटिंग्स और लिटरेचर में अश्लीलता को किस स्तर तक स्वीकार किया जाएगा, ये अभी तक भारत में ठीक से तय नहीं हो पाया है। अभी इस पर बहुत सी बातें करना बाकी है। रेहाना फातिमा के केस में विजय लक्ष्मी कहती हैं कि इस केस में अश्लीलता को लेकर फैसला कोर्ट के ऊपर ही निर्भर करता है। हो सकता है कि कोर्ट इसे कला का प्रदर्शन के आधार पर उन्हें छोड़ भी दे या फिर आगे कार्रवाई हो। उन्होंने कहा, वैसे भी कई सारे फैशन शो ऐसे होते हैं जिसमें सेमी न्यूड रैंप वॉक होते हैं, वहां तो बच्चे भी अलाउड होते हैं क्योंकि उसे कला का प्रदर्शन माना जाता है। वहीं रेहाना के केस में लोग पॉक्सो एक्ट नहीं लगाने पर भी विरोध कर रहे हैं। इस पर विजया लक्ष्मी का कहना है कि वीडियो में बच्चों के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता नहीं दिख रहा है। दूसरी बात, बच्चे उस महिला के खुद के बच्चे हैं, तो हो सकता है कि इस वजह से पॉक्सो एक्ट ना लगाया जाए। खैर, रेहाना फातिमा वाला मामला अभी पुलिस के पास है, जांच चल रही है। इस पर आप क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जानकारी आपके लिए लेकर आई थी लालिमा। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।